Okay, students, so we are going to discuss another topic from the first year biology, chapter number 3, and the topic is nucleus. Nucleus is a very prominent and very important part of the cell. जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का। प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी इसका साइज जो है ना काफ़ी बड़ा होता है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस वजह से न्यूक्लियस को बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है। दूसरा नाम न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है, और इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। और शेप की अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हमारे पास डिफरेंट शेप का हो सकता है। बाइलोब भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना ये राउंडेड इन शेप में होता है। मतलब ज़्यादातर जो है ना ये राउंडेड शेप का होता है। वैसे बाइलोब भी होता है। बाइलोब तो मतलब ये है कि मतलब इसके दो लोब्ड होते हैं इस तरह, सेंटर से तो ये कनेक्शन होते हैं दोनों लोब्स के, लेकिन इसके दो टुकड़े होते हैं, जैसे ये आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। और राउंड तो आपको पता है इरेगुलर भी हो सकता है, ये इसकी शेप इरेगुलर भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ज़्यादातर जो है ना राउंडेड शेप में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम एनिमल सेल में देखें, इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट यूजुअली इन द सेंटर। अगर आप एनिमल सेल में देखेंगे तो आपको इस तरह ये सेंटर के अंदर नज़र आएगा, सेंटर बिल्कुल मरकज़ में नज़र आएगा। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल के अंदर आपको ये एक वन साइड में नज़र आएगा। जैसे प्लांट सेल है हमारे पास, तो आपको इस तरह एक साइड में नज़र आएगा। उसकी वजह ये होगी कि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इन एनिमल सेल यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर, बट इन प्लांट सेल फाउंड एट वन साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में ये वन साइड पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें अपने जहन में याद रखनी है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। जैसे हमारे पास मेमेलियन मिच्योर आरबीसीज हैं, और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर जो है ना दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो प्लूरल है वो न्यूक्लियाई है। जैसे हमारे पास पैरामेशियम है, और कुछ हमारे पास ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके अंदर 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या 3 से ज़्यादा मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास मसल सेल्स हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूक्लियस। ये सारे पॉइंट्स यही है, दोबारा मैं समझा देता हूँ कि न्यूक्लियस जो है एक प्रोमिनेंट पार्ट है, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाता है अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहें। और इसके अलावा जो है ना न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सारी की सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल कर रहा होता है। और उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और हमें पता है कि डीएनए जो है वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। और कभी कभी न्यूक्लियस को है ना ब्रेन ऑफ द सेल भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो, या जितने भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो, सारे के सारे न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और इसकी शेप डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मतलब बाइलोब भी इसकी शेप हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली आमतौर पे ये राउंडेड शेप में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में ये एक साइड में पाया जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर आपको एक बड़ा लार्ज वैक्यूल नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से। अच्छा, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे पास न्यूक्लियस का, उसमें हमने यहाँ पर 5 पार्ट्स के नाम लिखे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियर पोर्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, फोर्थ हमारे पास है न्यूक्लियस, और फिफ्थ हमारे पास है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क को न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है, और इनको समटाइम क्रोमेटिन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं, सब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, तो आपको डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। एक हमारे पास ये जो है ना आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, ये न्यूक्लियर मटेरियल को, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल को अलग कर रहा होता है किससे? साइटोप्लाज्म से।
So the main function of the nuclear membrane is that it separate the nuclear content from the cytoplasm, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये प्रोटीन से बने होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियर प्रोटीन। ये न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, ये लातादाद होते हैं, मतलब न्यूमेरियस होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है, जैसे आपको ये पोर्स नज़र आ रहे हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और कुछ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ रही होती है। तो वो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके ज़रिए होती है? न्यूक्लियर पोर के ज़रिए, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है न्यूक्लियर पोर्स का। तो फिर से बता देता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूमेरियस माइक्रोस्कोपिक पोर्स, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर पोर्स जो है ना, ये न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि न्यूक्लियर पोर्स का जो फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मतलब इनर जो सब्सटेंस है उनको बाहर लेके जाने में हेल्प करते हैं, और बाहर के सब्सटेंस है उनको अंदर लेकर आने में ये हेल्प करते हैं। पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, और इसके अलावा आरएनए की तीनों टाइप्स यहाँ पर होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि आरएनए हमें पता है कि आरएनए जो है ना वो बन रहा होता है किससे? डीएनए से, और डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आरएनए यहाँ पर बनते हैं, और बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके ज़रिए? न्यूक्लियर पोर के ज़रिए, और फिर वो साइटोप्लाज्म में जाके अपना वर्क कर रहे होते हैं। और इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे सोडियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अच्छा, आपको मैं इनके फंक्शन भी बता देता हूँ। क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में तो आपको मैंने बताया कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये बने होते हैं डीएनए से, डीएनए प्लस प्रोटीन, और ये प्रोटीन जो है ना इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोमेटिन नेटवर्क की कि कब प्रेजेंट होता है सेल में, तो जब सेल रेस्ट हालत में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम ये क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। बट सेल जैसे डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हम जानते हैं कि हर एक स्पीशीज़ के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46 है, फ्रॉग के अंदर 26 है, ठीक है। ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर 8 है, गार्डन पी के अंदर 14 है। तो इस तरह हर एक जानदार के ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये आपको जो राउंड बॉडी नज़र आ रही है ब्लैक, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस कहलाता है। और ये किसी एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और इसका जो प्लूरल है वो है न्यूक्लियोलाई। अच्छा, ये बनता खुद किससे बनता है? ये खुद जो है ना आरएनए से बना हुआ, बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ आरएनए है। और हमें पता है कि आरएनए किससे बनता है? वो न्यूक्लियस में डीएनए से बन रहा होता है, और फिर ये आरएनए किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स।